नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक नसीहत हमारे फिल्मी जगत के एक महान गीतकार जो कि इनकलाबी ख्याल के थे, अवाम परस्ती ख्याल के थे, उनका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने एक फिल्म थी धूल का फूल और एक गीत लिखा था उन्होंने, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही नसीहत देने वाला और हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और काफ़ी जो है इसके लिए आवश्यक भी है। तो उसका एक अंतरा है, उसका एक स्टेंजा है कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये बहुत ही कुछ कहता है। या वो जो गीतकार हैं या जो शायर हैं हमारे शाहिर लुधियानवी साहब, तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। उनके इस गंभीर संदेश को समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे भारत के संविधान ने इस देश के सभी देशवासियों को भारतीय नागरिक बनाया। सिर्फ एक ही पहचान दी, भारतीय नागरिक। लेकिन इन दुष्टों ने क्या बना दिया और क्या बनाए नहीं, उसी बुराई को जारी रखा कि वो हिंदू, कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो और तुम अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, तुम व्यापारिक वर्ग हो, तुम कश्मीरी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो और बंगाली हो, असमिया हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, उड़िया हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ी हो, मलयाली हो और तरह तरह। जबकि भारतीय संविधान ने तो एक ही पहचान दी, भारतीय नागरिक। उसी तरह से संदेश देने वाला है कि हमारे महान गीतकार
और इनकलाबी ख्याल के शायर साहिर लुधियानवी साहब ने उस गीत के माध्यम से कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, कि एक अंतरा या उसका स्टेंजा कि भगवान ने हर इंसान को इंसान बनाया और हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। उसी प्रकार भारत के संविधान ने तो बस एक ही पहचान दी, भारतीय नागरिक। और इस देश के बांटने वालों ने, भारतीय समाज के बांटने वालों ने ये इतनी तरक्की पहचानी नहीं, इसी पर ही वो अपनी विखंडन वाली राजनीति कर रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। और विभिन्न रूपों में कोई ध्रुवीकरण, कोई जो है इस समाज को हर तरीके से तार करने वाला, ध्रुवीकरण के सबसे बड़ा अपराधी बीजेपी और इस देश को तार करने वाली ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांद राज चौकड़ी, वाम दल वो किसी भी बहाने कि ये मजदूर वर्ग है तो ये किसान वर्ग है, ये है। और शुरू से मैंने सन 47 के पहले ही ये इस देश में वो वामदल कह रहे थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इसमें 70-72 राष्ट्र हैं। हमेशा इस देश को खंडित करने की, इस देश को विखंडित करने की, इस देश को खंडित विखंडित करके कमजोर करने की हमेशा से वाम दलों की एक मंशा और साजिश रही है। मुखौटा ये वो कुछ भी पहन ले कि हम गरीबों के लिए हैं, हम अल्पसंख्यकों के लिए हैं, हम सेकुलरिस्ट हैं, हम मजदूरों के लिए हैं, हम कर्मचारियों के लिए हैं। वो सिर्फ जो वो छल करने वाले मुखौटे हैं। लेकिन उनकी जो कोर मेंटेलिटी है और कोर उनका जो इंटेंशन है, इस देश को कमज़ोर करना, खंडित करके रखना, ये वाम दलों का। इसलिए जब भी कोई देश को कमज़ोर करने वाली मुहिम होती है तो वो सबसे पहले आते हैं। अब ये देश वो देखता होगा। और इसके बाद फिर जातियों के आधार पर और संप्रदायों के आधार पर उस सत्ता हथियाने वालों की एक लाइन लग गई। समाजवादी नाम पड़ा, उन्होंने नाम रख लिया समाजवादी, नाम रख लिया बहुजन समाजवाद पार्टी, और वो भी अंबेडकर साहब को उनके सिद्धांतों की बलि चढ़ाते हुए, उनके आदर्शों की हत्या करते हुए। बाबा साहब ने तो बोला था कि जाति भी समाज, हमारी एक ही जाति है। और यही विचार उनका जो है वो भारत के संविधान में जिनमें उनका बहुत योगदान है परिलक्षित हुआ कि हमारी एक ही जाति है, कि हम भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी घोर जातिवादी निकली, उनके आदर्शों की, उनके सिद्धांतों की हत्या करने। इसके बाद टीएमसी घोर सांप्रदायिक, और इसी प्रकार शिवसेना का जो उसकी स्थापना ही हुई नफरत, कभी हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी उत्तर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी उत्तर प्रदेश और बिहार के भारतीय भाई बहनों के खिलाफ हमेशा नफरत की रात। और लेकिन अच्छा, और इसके बाद एनसीपी, टीडीपी, अकाली से मतलब यह है कि जितने खालिस्तानी हैं उसके हमदर्द। टीडीपी, डीएमके का मतलब है कि जो एलटीटी है उसके हमदर्द। भारत में उसी के आधार पर वो खुराफात करना। तो ऐसे शक्तियों का एक तांता लग गया। तो यही इस देश का दुखड़ा है। तो इसलिए आज
हमारे वो गीतकार और इनकलाबी ख्याल के साहिर लुधियानवी साहब का वो पैगाम याद आता है, और उसके आधार पर यह भी याद आता है कि भारत के संविधान ने भी तो यही कहा था कि हम भारतीय नागरिक, लेकिन इन समूहों ने जो है यानी विखंडित करने का इतने बड़े, और जब देखा कि इस तरह से जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भाषा क्षेत्र के आधार पर, प्रांत के आधार पर वोट मिलता है, तो ये लाइन और लंबी हो गई। तो उन जातियों में भी और आगे भी बांट करके तो अनुप्रिया पटेल खड़ी हो गई, तो ओम प्रकाश राजभर खड़े हो गए, तो संजय निषाद खड़े हो गए, तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए। तो मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, मेरी आदरणीय भारतीय अवाम, इन सारी शक्तियों को नष्ट में नाबूद करने का वक्त आ गया है। इन शक्तियों के जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इनकी नियत एकता को लेकर के, भारतीय एकता को लेकर के शुरू से ही मन में खोट था। जरा इसको ध्यान से जरा आप सभी लोग देखिए, इनके मन में शुरू से ही भारतीय एकता को लेकर खोट था, और ये खोट जिस तरह की भारतीय में हमारे देश में एकता के लिए परिभाषा होनी चाहिए, ठीक अवधारणा होनी चाहिए, ठीक उसके उल्टा विपरीत इन समूहों ने एकता की परिभाषा भी बना दी। वो परिभाषा क्या की है कि अनेकता में एकता। हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग अनेक हैं। कोई किसी ने उसका एक और भी मुलम्मेदार अल्फाजों से उसको ढकना चाहा, हमारी विविधता में एकता। बताइए, यानी विविधता में एकता हम यानी हम वो ढूंढते फिरें, अनेकता में हम एकता जो है वो ढूंढते फिरें, जबकि संविधान का रंग नहीं भाई, हमारी एकता एक ही है। और हमारे इन अमर शहीदों ने, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, तो खैर इसी के लिए उन्होंने सिद्धांत ही बना दिया था कि हमारी एक ही जाति होनी चाहिए, जात विहीन समाज होना चाहिए। हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू। इन लोगों ने जो अपनी कुर्बानी और शहादत दी, अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर इस देश की आज़ादी, हमारे आपके लिए आज़ादी की खातिर सब कुछ न्यौछावर किया। उनका भी संदेश था कि हम सब एक ही हैं, हम भारतीय हैं। हम लोगों ने उनके भी आदर्श को भुला दिया इन दुष्ट ताकतों के बहकावे में। आज जरा उनकी हिम्मत तो देखिए। जब भारतीय एकता की बात चल रही है, तो बीजेपी के सिखाए पढ़ाए कुछ कह रहे हैं कि एकता के कुत्ते, असदुद्दीन के तत्व कुछ कह रहे हैं कि ये पिल्ले। उनकी मंशा को तो पड़ी है। भारतीय जनता दल एकता की बात करता है, भारतीय एकता की बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए बोलते हैं एकता के कुत्ते, और असदुद्दीन गिरोह के तत्व बोलते हैं ये पिल्ले। ये उनके जो मन में मवाद है, उनके मन का जो जहर है, जो विकृति है, उसका प्रकटीकरण है कि कैसी भावनाएं ये रखते हैं। और फिर कहते हैं कि ये कोई भड़का रहा है। जो एकता की बात करे, उनकी नज़रों में भड़काना है। तो असदुद्दीन
ओवैसी महोदय, यदि आप इसको भड़काना चाहते हो, उसे भड़काना वो है जो आप कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में जो आप कर रहे हैं वो भड़काना है कि हमारे भारतीय समाज में एक टुकड़ा काट करके उसी में एक घिनौनी किस्म की आप नीति चला रहे हैं, घिनौनी किस्म के स्वार्थ नहीं चला रहे हैं, वो भड़काना है, ये भड़काना नहीं है। जरा अपने अवधारणा को, अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि आप वकील हैं, इतना भी आपको इल्म नहीं कि हमारी पूरी आवाम जो है भारतीय नागरिक है, और इसमें से एक टुकड़ा काट करके कि मुसलमान के नाम पर आप जो है वो राजनीति कर रहे हैं। न उसके किसी कल्याण की बात, न शिक्षा की बात, न रोजगार की बात, न उनके विकास की बात, न उसके उत्थान की बात। तो सरासर हमारे इस मुल्क को धोखा दे रहे हैं आप, हमारी पूरी आवाम को जो है धोखा दे रहे हैं। चलिए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनता है। हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है कि उनके मोह माया और उनके हथकंडे के जाल में अभी भी जो हमारे कुछ भारतीय भाई बहन माने उसमें फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालें। ये परम जो है राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इसी तरह का मोह माया जाल जो है ठीक वो असदुद्दीन ओवैसी का जो जोड़ीदार है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। उसकी भी बातों को हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कुछ बौद्धिक वर्ग सुनते हैं। यही तो अभिशाप है, यही अभिशाप है कि उसकी जहर भरी बातों को हमारे माने भारतीय समाज का एक तबका सुनता है। तो इसलिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र गुजारिश है कि उसके मोह माया जाल में, उसके हथकंडे में जो फंसे हुए हैं, किसके, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के गिरोह के, वो बाहर निकाले उसको। इस देश की एकता के लिए, इस देश के सुकून के लिए, इस देश की नींव को, बुनियाद को मजबूत करने के लिए। और सच्चे अर्थों में चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हों, ये मैंने घूम घुमा करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवरटली या कोवर्टली जो है, यह देश को कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं, खास करके गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस और वामदल, उनके मंसूबों को पूरा करते हैं। बिल्कुल वो जो है घुमा करके या कमोफ्लेज्ड वे में, ये इनका वो है। तो बताया जा रहा है कि इन समूह के मन में ही खोट था जब इन्होंने एकता के लिए जो है वो परिभाषा बनाई कि अनेकता में एकता, कि हम अनेक हैं, यानी हम मूल रूप से अनेक हैं। इसमें आपको कोई एकता दिख जाती है तो उसी को समझ लीजिए कोई कॉमन चीज, वरना कोई एकता उकता नहीं है। ये इनकी परिभाषा का मतलब हुआ। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो हमारे उन अमर शहीदों ने कुर्बानी दी थी, जो भारत के संविधान कहता है कि नहीं, हमारी एकता एकमुश्त है, ये मानव ब्लॉक है, मानवलिथिक है। होता क्या है कि हमारे देश का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर का जो आखिरी जो है वो मोरे या मोरेंग, इतना बड़ा विस्तार है। और कुदरतन हर 10 या 15 किलोमीटर पर कुछ बोली का और कुछ खान पान पसंद का और कुछ पोशाक का फर्क पड़ जाता है। मैं फिर से कह दे रहा हूं, क्योंकि हमारे देश का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर का जो म्यांमार या बर्मा से लगा हुआ वो या मोरेंग या मोरे तक वो फैला हुआ है। और हर 15-20 किलोमीटर के अंतर पर कुछ बोली का, कुछ खान पान पसंद का और कुछ पोशाक का फर्क पड़ जाता है। इसलिए
हमारी ये जो भारतीयता है, हमारे देश के मुख्तलिफ या अलग अलग भागों में, भौगोलिक भागों में इन्हीं कारणों से वो प्रकट होती है, अपना रूप बदलती है, मैनिफेस्ट होती है, लेकिन है वो भारतीयता जिसको ये तमिलनाडु में प्रकट होती है। तो ये जो है, जो घिनौनी राजनीति चलाते हैं, कहते हैं कैसा ये तो तमिल है। जाकर हमको वहाँ समझाना पड़ा हैदराबाद में कि ये तमिल नहीं बल्कि ये भारतीय है। तमिल भाषा भी भारतीय भाषा है, इसलिए इसकी असलियत ये है कि हमारा जो पहचान है, वो गौरव है, जो अटैचमेंट है, वो भारतीयता के रूप में है, तमिल के रूप में नहीं है, क्योंकि तमिल जो एक भारतीय भाषा है। कश्मीर में अब अच्छा, ये इस अवधारणा को समझाने के बजाय बस तमिल 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 करके जो विभेदकारी है, ये राजनीति चला रहे हैं डीएमके वगैरह ऐसे लोग। उसी प्रकार कश्मीर में जो प्रकट होती है वो भी भारतीयता ही है, भारतीय है, इसलिए उसकी पहचान वो भारतीय के रूप में है, कश्मीर के रूप में नहीं है। लेकिन वही विखंडनकारी सोच कि हमारे कश्मीरी है और भारतीयता से कोई वो मतलब नहीं है, या उसे हम जुदा है। और इसी प्रकार की सोच जो है इसी प्रकार की विखंडनकारी सोच जो है अन्य हिस्सों में होती है। लेकिन सोचने की जरूरत है कि ये विभिन्न रूपों में, चाहे कश्मीर में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे अंडमान निकोबार में, चाहे बंगाल में, चाहे गुजरात में, चाहे केरल में, ये जो अलग अलग रूपों में है, ये भारतीयता अपना रूप बदलती है, प्रकट होती है और मैनिफेस्ट होती है, वही भारतीयता। ये तो विशेषता है, इसलिए वो डाइवर्सिटी नहीं है, वो उसका इन डिफरेंट फॉर्म्स, विभिन्न रूपों में उसका मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। तो जब उसी भारतीयता का अलग अलग रूपों में उसका प्रकटीकरण है, उसका अलग अलग रूप है, इसी प्रकार तो लोग कहते हैं ना भाई, शक्ति एक ही है। कुछ लोग उसको देखते हैं कि भाई ये ईश्वर के रूप में, कुछ लोग गॉड के रूप में, कुछ लोग अल्लाह के रूप में, शक्ति तो एक ही है। तो इसलिए महत्व शक्ति का है, इसलिए महत्व भारतीयता का है। अलग अलग रूप बदलती है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहचान उसकी वही है, भारतीयता की। तो इस अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारी भारतीयता ही जो है असली पहचान है, उसका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। ये बताने की बजाय ये एनपीसी वालों ने क्या पढ़ाया, और उसके जो फॉलोआन करने वाले उनके जो छोटे मियाँ हैं, बीजेपी वालों ने भी उसी जो विखंडकारी जो परिभाषा है, अनेकता में एकता, उसी पर चलते रहे। ये हमारे आरएसएस के लोग ने कभी भी अनेकता में एकता की परिभाषा का विरोध नहीं किया, उसी में चलते रहे। और आज जब भारतीय जनता दल भारतीय एकता की बात करता है, और ये अवधारणा अब लोकप्रिय हो रही है, जनमानस में जा रही है, जनमानस जो है इसको पसंद कर रहा है, उसको अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसकी नकल करने के लिए तो हिंदू मुस्लिम एक हैं, तो उनका डीएनए एक है। ये सब पक्के अवसरवादी हैं और झूठ बोलने वाले।
हमारा देश और हमारे भारतीय समाज में अलग अलग आस्थाओं के अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले हैं। आस्था एक जो है बहुत वो उत्तम चीज़ होती है, लेकिन उस आस्था का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उस आस्था का कि लेकर के कोई टकराहट ना हो। शायर जो है, जो शायर लुधियानी साहब ने तो यही कहा कि नफरत जो सिखाए धर्म, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, और इंसान को जो रो दे वो कदम तेरा नहीं है। ये उनका पैगाम है। तो आस्था जो है, आस्था से मतलब है, आस्था बहुत पवित्र पाक चीज़ होती है। कोई भी आस्था रख सकता है, और कम से कम हमारे देश की व्यवस्था ने उसकी आज़ादी भी दी है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। वो व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तरीके से घर के अंदर उसको निभाने की जरूरत है। और जो हमारा सामूहिक जीवन है वो उसको छोड़ देना चाहिए अपने सामूहिक और भारतीय जीवन के लिए, ठीक है। इसको ये घालमेल जो है यहाँ पर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारा जो भारतीय जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है, इसकी एक अहम भूमिका है। तो अलग अलग आस्थाओं के रहने वाले हैं हम हमारे देश में, और लेकिन यह देश हमारा वो भारत के संविधान से चलता ही नहीं, बल्कि नियंत्रित है, आदेशित है और निर्देशित है, और नियंत्रित, और इसके बाद वो घर कंट्रोल है जो भी है। इसी कारण ये हमारा देश राष्ट्र के रूप में भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है या इंडियन रिपब्लिक है। ये यथार्थ ये है अपने देश के विषय में। ये इस यथार्थ को जानते हुए भी वो आरएसएस वाले इसको हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। अब बात यहीं तक नहीं है कि वो झूठ बोलता है, वो आरएसएस वाले या मोहन भागवत वगैरह, उस झूठ पर ही जो है, उस झूठ का ही बहाना बना करके ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे समाज के विघटनकारी ताकत जो है वो राजनीति चलाते हैं। यही हमारे पूरे भारतीय समाज को समझने की आवश्यकता है, और ख़ास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को और अधिक समझने की आवश्यकता है। इसीलिए उसके जाल में, उसके मोह माया जाल में और उसके हथकंडे के जो शिकार बने हुए हैं, उससे हमारे भारतीय भाई बहनों को, या खास करके जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बाहर निकालिए, या बाहर निकालने में उनकी मदद करिए, यह आवश्यक है। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो पुष्पेंद्र कुलशेष जो गिरोह है वो, और उसके जाल से, उसके मुंह माया जकड़ पकड़ से या उसके हथकंडे से बाहर निकालें हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। ये उनका और ये समय की मांग है। सवाल इस बात का है कि जब तक ये दोनों ताकतें जो पस्त नहीं की जाएंगी, भारतीय एकता आने में दिक्कत होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको पस्त किया जाए। इनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी हालत में हिंसात्मक बात बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में, हमारे तरीके में, हमारे नीतियों में, हमारे विचारों में वो ताकत होनी चाहिए कि ऐसे कि ये समाज विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें जो है, उससे ही वो पस्त हो जाएं, उससे ही वो धराशायी हो जाएं। तो भारतीय एकता हमारे भारत राष्ट्र के यानी एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी पत्थर है,
और जो उस बुनियादी पत्थर को किस तरह इन ताकतों ने कमज़ोर किया है, परिभाषा दे करके कि हमारी एकता जो है वो अनेकता में एकता है। इसलिए भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से कहता है कि नहीं, हमारी अनेकता में एकता नहीं, हमारी एकता एक मुश्त है, या अंग्रेजी में कह लीजिए मानो ब्लॉक है, मानोलिथिक है, एक ही है। प्रकटीकरण उसका विभिन्न रूपों में जो हमारे देश का भूगोल तो एक ही है, और उनमें अलग अलग हमारे भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं, भारतीय बोलियां भी हैं, डायलेक्ट्स, लेकिन वो सभी भारतीय हैं। इसको समझने की, इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इन देश विरोधी ताकतों का हिम्मत बहुत कहीं हम नहीं कहते कि पूरा संगठित रूप में बहुत बढ़ जाती है। अपने स्वार्थ में जिस भारत के संविधान पर ये पूरी व्यवस्था हमारी चलती है, उस पर भी आक्रमण करते हैं, भारत के संविधान पर। एक कोई तर्क दे रहा था कि भारत का संविधान जो है वो यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कट पेस्ट है। हमने कहा जनाब, ये जब जो आप कट पेस्ट की बात करते हैं, तो क्या तब वो कंप्यूटर था? कंप्यूटर में जो कट पेस्ट होता है, तब वो चुप हो गया। यानी किसी तरह का एक कुतर्क गढ़ने की उनकी आदत होती है। ऐसे तत्वों को खैर यानी मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वो भ्रम फैलाते हैं, तो भ्रम का निवारण थोड़ा जरूरी होता है। हमारे इन महापुरुषों ने, हमारे इन परम राष्ट्रभक्तों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने, जो हमारे परम राष्ट्रभक्त भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और हमारे देश की शान हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत की परिस्थिति को देख करके विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन करने के बाद उनकी हर अच्छी बात को इसमें शामिल किया है। जैसे फेडरलिज्म कहाँ से लाए? अमेरिका से। फेडरेशन कनाडा से, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से, और सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है वो भी वो अमेरिका से। इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से, और प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग थी, अब तो खैर अब नीति आयोग हो गया, वो रूस से था। डीपीएसपी, जिसको डीपीएसपी कहते हैं ना, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में कहेंगे उसको नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया है, अब इसमें हमको ख्याल नहीं आ रहा है। तो हर जगह से, लेकिन भारत की परिस्थिति को देखते हुए और इस तरह से संविधान बनाया है कि यदि ये देश विरोधी ताकतें कुछ करें भी, कुछ करना भी चाहें, तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, न तो इस संविधान का और न तो इस देश का, भारत की परिस्थिति को देखते हुए। इसीलिए एक बार किसी ने पूछा था इनसे, हमारे बाबा साहब से, कि आपकी नज़रों में भारत का संविधान कैसा है? हालांकि उनका बहुत बड़ा योगदान था, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे बाबा साहब का इन दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, भारत के संविधान में भी सस्ती लोकप्रियता की दौड़ में झूठी बातों को कहना कि संविधान जो है वो बाबा साहब ने बना दिया, ये तो कई बार बताया भी गया है। बाबा साहब एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त भी थे, इस देश के हीरा भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और भारत के संविधान बनाने में उनका बड़ा योगदान भी है। लेकिन इस तरह की का असत्य ढोना कि संविधान सिर्फ उन्होंने ही बनाया है, ऐसा असत्य ढोने से कोई लाभ नहीं है।
सत्य को जानने का, उसको आत्मसात करने का कर्तव्य हर एक भारतीय भाई बहन का है। और ये मैं कई फोरम्स पर कई प्लेटफार्म पर कई मौक़ों पर मैं बता चुका हूँ, और अपने इसी वीडियो के अंतर्गत भी मैं वो बता चुका हूँ कि भारत के संविधान बनाने के लिए एक जो माने भारत के संविधान निर्मात्री यानी बनाने वाली सभा का नाम था संविधान सभा, या अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगातार काम किया था, और सिर्फ एक दिन को छोड़ करके उसके अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उस संविधान सभा में कार्य के हिसाब से 7-8 समितियां थी, कमिटीज थी, फंक्शनल कमेटी। किसी के अध्यक्ष जो है वो मौलाना आज़ाद थे, किसी के अध्यक्ष वो सरदार पटेल थे, किसी के अध्यक्ष जो है वो नेहरू थे। लेकिन उसमें जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट या क्रूशल कमेटी थी वो मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे और बाबा साहब भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब की विद्वत्ता का सम्मान करते हुए उन्होंने सबसे जो मार्मिक और महत्वपूर्ण सबसे क्रूशल कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया। तो ड्राफ्ट माने किन भाषाओं में, किन लैंग्वेज में, किन अल्फाजों के साथ वो ड्राफ्ट होता है। तो संविधान बनाने में हमारे बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने संविधान बनाया ये असत्य है। संविधान बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो संविधान की बात चल रही है, तो किसी मौके पर बाबा साहब से किसी ने पूछा कि आपकी नज़रों में भारत का संविधान कैसा है। उन्होंने एक लाइन में जवाब दे दिया कि हमारे भारत के संविधान क्या, शरीर संघात्मक है, आत्मा एकात्मक है। द बॉडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी। कहने का मतलब कि ऊपर से जो आवरण है शरीर का वो आपको फेडरल आपको दिखेगा, लेकिन अंदर जो आत्मा जिससे ये पूरी बॉडी कंट्रोल होती है वो एकात्मक है। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं और वो भी सारा केंद्र को दी गई हैं कि उसके आगे स्टेट कुछ नहीं है। थोड़ी भी खुराफात करे तो तुरंत उसको धक्के देकर बाहर करके उसको पूरी व्यवस्था, पूरा शासन प्रशासन केंद्र को लेने की पूरी व्यवस्था है। लेकिन हाँ, मोदी जैसे कायरों के लिए नहीं है। मोदी जैसे कायर और अराजक और ऐसे के लिए नहीं है। वो किसी देशभक्त के लिए है, किसी अनुशासन प्रिय के लिए। इनके वक्त में जो कायरता, जो अराजकता चल रही है, यह इस देश को नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब कि मन में उबकाई आती है कि शायद इसके लिए हमारा देश का संविधान नहीं बना था कि ये ममता बनर्जी जिस तरह से वो उद्दंडता कर रही है, वो मुख्यमंत्री होते हुए केजरीवाल जैसे क्या क्या दुष्टता इसने नहीं किया। कुछ बीजेपी के चाटुकार किस्म के तर्क देते हैं कि साहब
सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, फलाने आ जाएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट कोई भी आ जाए, नियत साफ करके देश हित में काम तो करिए। खैर बने इन समूह का एक झूठा तर्क होता है। इस प्रधानमंत्री के विषय में हम क्या कहें, मतलब कि मेरा मन जो है वो खौल जाता है कि इन देश विरोधी ताकतों को इतनी बड़ी सुविधा देना और उनको पालना, उनको कहना कि तुम मजे लो, फलाने हो, मैंने काफ़ी मन जो है वो उद्वेलित होता है। किसान आंदोलन हुआ तो अपनी फोर्स को, अपनी दिल्ली पुलिस को पिटवा करके जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती वो करा देना। उसी लाल किले के में हमारी मिलिट्री की छावनी भी है, मिलिट्री वाले भी हैं, दिल्ली पुलिस भी है। तभी जो है आतंकवादियों को मौका दिया चढ़ने का लाल किले पर, जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है। वहाँ जाकर के वो आतंकवादी खालिस्तानी वो झंडे लगा देश को वो शर्मसार कर दिया भाई। इस मोदी महोदय ने देश को शर्मसार कर दिया अपनी अराजकता और नपुंसकता के कारण। हम पर कोई भी आरोप लगाए, कोई भी हमको अरेस्ट करे, कोई जान ले, लेकिन मैं ये जो है वो चीर कर रख दूंगा। और इस तरह का अपमान जो है किसी भी भारतीय के लिए जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है कि भाई वो लाल किला हमारा जो है वो राष्ट्रीय गौरव है, और जो है वो तिरंगा भी अपना वो राष्ट्रीय गौरव है। वहीं पर दिल्ली पुलिस भी है, वहीं पर हमारी सेना भी है। सबको जो है वो मना करके इन समूह ने, अमित शाह और मोदी जी ने इन खालिस्तानियों को जो कि देश के दुश्मन है, उनको मौका दिया। बिल्कुल माने खून वो खौल जाता है ये सुन करके। इतना ताकतवर देश, इतना सशक्त देश, और वो आतंकवादी आकर के और उसको पूरा नपुंसक बना दिया पूरी फोर्स को। और हमारे दिल्ली पुलिस के जवान जो है घायल हो गए 4 साल से लेकर 5 साल तक। तो बात चल रही थी कि संविधान की, संविधान में अभी भी ताकत है। संविधान को छेड़ने का काम ये जो गद्दार थी इंदिरा, उसने बहुत कुछ किया था वो इमरजेंसी के दौरान। वो वाकया अलग है। खास करके धारा 32 जो कि जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या जुडिशियल रिव्यू, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो। और एक बात बाबा साहब ने खुद ही, यानी कंक्लूडिंग डे, जिस दिन संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, तो उसी दिन जो है बाबा साहब ने बोला था कि सिर्फ धारा 32 के आधार पर ही, जो कि जिसको कि संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, या संवैधानिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, नहीं, न्यायिक समीक्षा, हाँ, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि इसी धारा 32 के आधार पर ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोगों ने विश्व के श्रेष्ठतम संविधान में से एक संविधान बनाया है। इतना विश्वास था उनको। और संविधान के विषय में जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो कि 3.25 साल तक लगातार वो अध्यक्षता करते रहे, तो उन्होंने अपने समापन भाषण में ये बात का इशारा दिया था। और बड़ी महान आत्मा के थे। उनका पहला वाक्य था, महान आत्मा की पहचान क्या होती है? कभी भी अपने कामों का क्रेडिट की बात नहीं करता है। यहाँ तो क्रेडिट लूटने के लिए तो पूरी होड़ लगी रहती है। कोई भी काम हुआ, उद्घाटन, पहुँच जाएंगे मोदी जी फीता काटने के लिए। अब मोदी जी नहीं तो और लोग भी सब जाते वो फीता काटने के लिए। और कुछ गड़बड़ हुआ तो पुलिस के ऊपर। ये मानसिकता होती है इन समूह की।
तो देखिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यानी क्रेडिट दूर रहे उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम लोगों ने बहुत अच्छा संविधान बनाया। पहले ही उन्होंने कर दिया कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमने बहुत अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन मुद्दा ही नहीं है कि लीजिए। और फिर उसको उन्होंने उसको सुधार दिया, कहा कि भाई मुद्दा ये नहीं है कि हमने बहुत अच्छा संविधान बनाया या कम अच्छा संविधान बनाया। मुद्दा असल ये है कि ये संविधान किन हाथों में पड़ने वाला है। तो मुद्दा असल ये है कि ये संविधान किन हाथों में पड़ने वाला है। मसलन यदि हमने कम ही अच्छा संविधान बनाया है, अरे इंग्लैंड का तो कोई लिखित संविधान है ही नहीं, वो परंपरा पर चलता है, कन्वेंशन पर चलता है। लेकिन क्या मजाल है कि यानी एक इंच भी लोग कोई भी उसे हटने की जरूरत कर सके, ये आस्था है। तो उसी को लेकर के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चेतावनी दी थी। उसी कब दी थी? 26 नवंबर 1949 को, कि हमने यदि कम ही अच्छा संविधान बनाया और अच्छे हाथों में पड़ा, तो इस देश को, उसकी व्यवस्था को और इस संविधान को भी, तीनों को, इस देश को, उसकी व्यवस्था को और इस संविधान को बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे। लेकिन हमने कितना भी अच्छा संविधान बनाया हो, अब गलत हाथों में पड़ा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये चेतावनी जो है उनकी सार्थक है। ये दुष्ट और गद्दार इंदिरा गांधी ने हमारे भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसने किसी भी संविधान के जानकार से पूछ लीजिए, 42वां संशोधन, उसको बोलते हैं मिनी रिकास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिकास्ट का मतलब होता है कि घर में यानी कुछ तोड़ फोड़ करके नया कर देना। वो बहुत व्यापक था। वो यानी स्वर्ण सिंह थे, स्वर्ण सिंह कोई चमचा था इनका, इसका चमचा था। तो उसी की अध्यक्षता में जो है वो रिकमेंड करवाया और 42वां संशोधन उसने किया। हालांकि बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई और कुछ काफ़ी दुरुस्त करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी जो डैमेज उसने किया बहुत, लेकिन उस डैमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने संविधान पर। तो और सबसे बड़ी बात कि धारा 32 को बदलवाने की बहुत कोशिश उसने एड़ी से चोटी। और कौन इंदिरा गांधी, जो कि पूरे देश में तपी हुई थी, एक पत्ता भी यानी चून वो करने की हिम्मत नहीं थी। तो धारा 32 जो कि संवैधानिक उपचार या न्यायिक समीक्षा का जो धारा है, और जिसके विषय में बोलते भी ये मुख्य आधार है हमारे संविधान का, उसको बदलवाने की कोशिश की थी ये दुष्ट और गद्दार इंदिरा गांधी। और इसके अलावा जो संविधान की प्रक्रिया है, जो कि धारा 368, 368, उसी को इस प्रकार वो बदलवाना चाहती थी कि संसद के पास वो अधिकार आ जाए संशोधन का कि वो किसी भी धारा को जो है वो संशोधित कर सकता है। जब इस पर हाथ लगाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाचा मारा इस इंदिरा गांधी के मुंह पर और संसद के ऊपर भी, कि आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। आज तक जो संसद की या किसी भी कि इस तरह की खुराफात करे कि वो 368 पर जो है वो हाथ लगाए। तो दुष्टता जो है इन शक्तियों की है, लेकिन हमारे इतने वर्णन करने से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कुछ नहीं होगा। सजा देने का काम आपका है। आपने इस देश के दुश्मनों को वोट दे करके सांपों को आपने दूध पिलाया है। मैं और ये कहने में हमको जरा भी गुरेज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब से जागे तो तभी से सवेरा,
इन सभी जो है काले अंग्रेजों को समाप्त करना है और एक नया सवेरा लाना है, एक नया माहौल लाना है। लेकिन वो नया माहौल, नया सवेरा तभी मुमकिन होगा कि जबकि वेलवेट रेवोल्यूशन के जरिए, वेलवेट रेवोल्यूशन माने शांतिपूर्ण क्रांति, उसका मतलब हुआ। तो ईवीएम मशीन, वोटिंग मशीन के जरिए जो है वो इनको नष्ट में नाबूद करने का को लागू करिए। अब ये हो, देखिए कुछ लोग कहते हैं साहब मान लीजिए हम लोग इतना करें लेकिन जो ईवीएम मशीन भी गड़बड़ होती है। पहले आप एक होइए, बाद में मान लीजिए चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन ये आड़े आती है तो उसका भी इलाज है। पहले अवाम एक हो भारतीयता के आधार पर। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये हर तरह से इस देश के शत्रु हैं, अवाम के भी शत्रु हैं, और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करते हैं, चाहे वो देश हो चाहे वो भारत का संविधान हो, ये हर तरह से। इसलिए और ये किसी और ताकत के द्वारा फिलहाल जो है वो मैंने मैंने ये धराशायी नहीं हो सकते। वो ताकत और अमोघ अस्त्र आपके पास है। एक होकर के भारतीयता के आधार पर अब बिल्कुल विखंडित नहीं होना है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, हम पारसी, कुछ नहीं, सभी लोग भारतीय। और इस चीज़ को जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक जो है वो ये प्रचारित करिए ताकि भारतीय एकता का माहौल बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।